नमस्कार दोस्तों, आप सभी विद्यार्थियों का आपके अपने YouTube चैनल एडुओ फैक्ट के प्लेटफॉर्म पे बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की क्लास में हम भारत की नदियों से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व करने वाले हैं। तो आइए देखते हैं कि कौन कौन से महत्वपूर्ण प्रश्नों को आज की क्लास में शामिल किया गया है। दोस्तों, अगर हम बात करें पहले प्रश्न की, तो पहले प्रश्न में कहा गया है कि सागर तट पर स्थित आधा बंद खारे पानी का वह क्षेत्र जहां नदियों का ताजा पानी समुद्र के खारे पानी के साथ में मिलता है वो कहलाता है, यानी उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं एस्चुअरी। ठीक है, ये आप यहाँ देख सकते हैं, ये आपको दर्शाया गया है, यहाँ पर आप ये देख सकते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी नदी ज्वारनद मुख का निर्माण करती है? तो ज्वारनद मुख का निर्माण कौन सी नदी करती है? तो उसके लिए आपका विकल्प डी बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि नर्मदा, ताप्ती और मांडवी ये तीनों ही नदियां ज्वारनद मुख का निर्माण करती हैं। अगला प्रश्न है, नदी जहां महासागर से मिलती है उस जगह नदी द्वारा बहा कर लाई गई मिट्टी के कारण नदी की धारा कई धाराओं में बट जाती है। इसके बाद में उसे कहते क्या है, ये आपसे पूछा गया है। तो उसे क्या कहते हैं? तो आप बताएंगे कि उसे डेल्टा कहते हैं। और ये आपके पिक्चर में डेल्टा दर्शाया गया है। ये चिड़िया के पंजे नुमा आकृति का होता है। ये जब नदियां बहते बहते बहुत सारा मलबा अपने साथ ले आती हैं, तो वो अपनी धारा को कई दिशा में बांट देती हैं और उसे ही क्या कहते हैं? डेल्टा कहते हैं। अगला प्रश्न है, सिंधु नदी किस देश से होकर नहीं बहती है? तो किस देश से नहीं बहती है? पाकिस्तान, भारत, नेपाल और चाइना। तो यहाँ पर जो नेपाल है वहाँ से सिंधु नदी प्रवाहित नहीं होती है। बाकी पाकिस्तान, भारत और चाइना ये तीनों ही इसके अपवाह क्षेत्र हैं, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, लद्दाख के दमचोक के पास से कौन सी नदी भारत में प्रवेश करती है? तो लद्दाख के दमचोक के पास से कौन सी नदी भारत में प्रवेश करती है? तो आप बताइएगा कि सिंधु नदी भारत में प्रवेश करती है। ये यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये आपका लद्दाख का क्षेत्र है और ये दमचौक स्थान है और वहीं से ये सिंधु नदी भारत में एंटर कर रही है। ठीक है, अगला प्रश्न है, सिंधु नदी की कुल लंबाई कितनी है? तो सिंधु नदी की जो कुल लंबाई है वो 2880 किलोमीटर है, याद रखिएगा। गंगा नदी की कितनी है? तो 2525 किलोमीटर है, ये भी आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, सिंधु नदी के विषय में सही कथन का चयन करें। सिंधु नदी के विषय में सही कथन कौन सा बन सकता है? लेह सिंधु नदी के दाएं तट पर है, ये सही है। सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? तो वो आपकी झेलम नहीं बल्कि चेनाब है, इसलिए ये कथन गलत हो जाएगा। सिंधु नदी का उद्गम स्थल कहाँ पर है? पाकिस्तान में नहीं है, तो ये भी गलत हो जाएगा। इस हिसाब से विकल्प ए आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? तो सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी आपकी चेनाब है, विकल्प डी आपका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, चेनाब नदी का उद्गम स्थल है। चेनाब नदी का जो उद्गम स्थल है वो कहाँ पर है? तो इसका उद्गम स्थल हिमाचल प्रदेश में बारालाचा दर्रा से इसका उद्गम होता है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, चेनाब नदी का निर्माण किन नदियों के मिलन से होता है? यानी किन दो नदियों के मिलने से चेनाब नदी का निर्माण होता है? तो इसके लिए आपका सही विकल्प हो जाएगा चंद्र और भागा, दो नदियों के मिलने से होता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये चंद्र नदी आ रही है और ये भागा रिवर आ रही है। ये आपका दोनों नदियाँ मिल गई हैं और ये आगे चल के चेनाब नदी के नाम से प्रवाहित होती है। किस नदी का उद्गम कश्मीर घाटी के बेरीनाग क्षेत्र से होता है? तो किस नदी का उद्गम होता है? तो इसके लिए आप बता सकते हैं कि जो झेलम नदी है उसका उद्गम बेरीनाग क्षेत्र से होता है। दोस्तों, ये क्लास आपको कैसी लग रही है ये आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ताकि ऐसे ही वीडियो आपको टाइम पे मिलते रहें। अगला प्रश्न है, भारत और पाकिस्तान सीमा पर निर्माण कौन सी नदी करती है? तो भारत और पाकिस्तान का जो निर्माण करती है वो कौन सी सीमा का जो निर्माण करती है वो आपकी झेलम नदी करती है, याद रखिएगा। यहाँ आप देख सकते हैं, ये आपकी झेलम नदी है और इस जगह पर ये सीमा बना रही है ये
तो आपको से अगर पूछा जाए कि भारत और पाकिस्तान की सीमा का निर्धारण कौन सी नदी करती है, तो आप बताइएगा झेलम नदी करती है। रोहतांग दर्रे से किस नदी का उद्गम होता है? तो इसके लिए आपका सही विकल्प हो जाएगा कि रावी नदी का जो उद्गम होता है वो रोहतांग दर्रे से होता है। रा से रोहतांग और रा से रावी। अगला प्रश्न है, इंदिरा गांधी नहर का उद्गम किस नदी से होता है? तो इंदिरा गांधी नहर का जो उद्गम होता है वो व्यास और सतलज नदी से होता है। यहाँ आप देख सकते हैं ये आपकी व्यास रिवर है, ये सतलज रिवर है और यहीं से ये इंदिरा गांधी नहर का निकास है। अगला प्रश्न है, सिंधु जल समझौता किस वर्ष हुआ था? तो ये कब हुआ था? 1960 में सिंधु जल समझौता हुआ था। दोस्तों, सिंधु जल संधि जो हुई थी वो नदियों के जल के वितरण के लिए भारत और पाकिस्तान के बीच में एक संधि हुई थी। कब हुई थी? अभी आपने देखा है 19 सितंबर 1960 को हुई थी और ये भारत के प्रधानमंत्री श्री जवाहरलाल नेहरू जी और पाकिस्तान के राष्ट्रपति अयूब खां के हस्ताक्षर इसमें किया हुए थे। ये संधि हुई कहाँ थी? तो ये कराची में हुई थी, याद रखिएगा। और इस समझौते के अनुसार क्या हुआ था कि 3 जो पूर्वी नदियां थीं, कौन कौन सी? ब्यास, रावी और सतलज, इनका नियंत्रण भारत को दिया गया था और 3 पश्चिमी नदियां जो सिंधु, चिनाब और झेलम थीं, उनका नियंत्रण पाकिस्तान को दिया गया था। ठीक है, तो याद रखिएगा, आप ये जरूर याद रखिए कि 3 पूर्वी नदियां कौन कौन सी? ब्यास, रावी और सतलज, ये भारत के नियंत्रण में थी। हुआ कब था? तो 19 सितंबर 1960 को हुआ था। कहाँ हुआ था? तो ये कराची में हुआ था। अगला प्रश्न है, सिंधु जल समझौते में भारत को कौन सी नदियां दी गई थीं? अभी आपने देखा है कौन कौन सी नदियां दी गई थी सिंधु जल समझौते में। तो यहाँ पर आपको ब्यास, रावी और सतलज नदियां दी गई थी। ठीक है, गंगा नदी की भारत में लंबाई कितनी है? टोटल लंबाई 2525 किलोमीटर है, लेकिन भारत में कितनी है? तो आप बताइएगा कि 2071 किलोमीटर लंबाई गंगा नदी की भारत में है। अगला प्रश्न है, अलकनंदा और भागीरथी का संगम कहाँ होता है? तो अलकनंदा और भागीरथी का जो संगम होता है वो कहाँ पर होता है? देवप्रयाग में होता है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये है आपका बद्रीनाथ। बद्रीनाथ से अलकनंदा नदी निकलती है और गढ़वाल क्षेत्र से धौलीगंगा निकलती है और दोनों का मिलन जिस स्थल पर होता है उसे विष्णुप्रयाग कहा गया है। इसके बाद में अलकनंदा आगे चलती है और नंदाकिनी नदी इससे आकर मिल जाती है। तो जहाँ पर अलकनंदा से नंदाकिनी नदी मिलती है उस स्थान को नंदप्रयाग नाम दिया गया है। इसके बाद में जब अलकनंदा फिर आगे चलती है तो इसमें पिंडार नदी आकर मिल जाती है और जहाँ पर पिंडार नदी मिलती है उस स्थान को कर्णप्रयाग नाम दिया गया है। इसके बाद में केदारनाथ से मंदाकिनी नदी निकलती है और ये अलकनंदा में आकर मिल जाती है। कहाँ पर मिलती है? रुद्रप्रयाग में। यानी जिस स्थान में अलकनंदा से मंदाकिनी नदी मिलती है उस स्थान को रुद्रप्रयाग नाम दिया गया है। आगे चलकर गंगोत्री क्षेत्र से भागीरथी का उद्गम होता है और भागीरथी नदी आकर जहाँ पर मिलती है उसे देवप्रयाग नाम दिया गया है। इसके बाद में भागीरथी जब अलकनंदा में मिल जाती है तो अलकनंदा और भागीरथी की संगम धारा को गंगा कहते हैं और गंगा से यमुना नदी जो कि यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है और ये इलाहाबाद में गंगा नदी से मिल जाती है। तो ये दोस्तों आप जरूर याद रखिएगा, इससे कई बार प्रश्न बनते हैं। दोस्तों, उत्तराखंड के 5 प्रयाग हैं। कौन कौन से? विष्णु प्रयाग, नंद प्रयाग, कर्ण प्रयाग, रुद्र प्रयाग और देव प्रयाग। इन 5 प्रयागों को अभी हमने देखा कि कहाँ पर कौन सी नदियाँ मिलती हैं, कौन सा प्रयाग नाम दिया गया है। ठीक है, इसके बाद में नदियों का संगम भारत में बहुत ही पवित्र माना जाता है। विशेषता इसलिए कि नदियाँ देवी का रूप मानी जाती हैं और प्रयाग में गंगा, यमुना और सरस्वती के संगम के बाद में गढ़वाल क्षेत्र में जो हिमालय क्षेत्र के संगमों को पवित्र माना जाता है, क्योंकि गंगा, यमुना और उनकी सहायक नदियों का उद्गम स्थल जो है वो गढ़वाल क्षेत्र या उत्तराखंड के कई स्थानों से होता है। जिन जगहों पर इनका संगम होता है उन्हें प्रमुख तीर्थ माना जाता है और यहीं पर श्राद्ध या संस्कार भी किए जाते हैं। जैसे कि विष्णु प्रयाग, नंद प्रयाग, कर्ण प्रयाग, रुद्र प्रयाग और देव प्रयाग हैं, ये महत्वपूर्ण तीर्थों के रूप में प्रसिद्ध हैं। अगला प्रश्न है, कालिंदी नदी किस नदी का प्राचीन नाम है? तो कालिंदी नदी किस नदी का प्राचीन नाम है? इसके लिए आप बताएंगे कि यमुना को कालिंदी भी कहते हैं।
अगला प्रश्न है, चंबल नदी का उद्गम कहाँ पर होता है? तो चंबल नदी का उद्गम कहाँ पर होता है? ये जानापाव की पहाड़ियों से चंबल नदी निकलती है। विकल्प सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, चंबल नदी यमुना नदी से कहाँ मिलती है? यानी चंबल जो है वो यमुना की सहायक नदी है, लेकिन ये अपना जल यमुना में कहाँ पर, किस स्थान पर गिराती है? तो इसके लिए आपका सही विकल्प सी हो जाएगा, इटावा में गिराती है। अगला प्रश्न है, राजस्थान के कोटा जिले को पार करने के बाद में चंबल नदी भारत के मध्य प्रदेश के साथ में सवाई माधोपुर और धौलपुर की सीमा से निकलती है। इसके बाद में ये अंततः उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है और 32 किलोमीटर पहले प्रस्थान करके यमुना नदी के पास ये यमुना नदी में मिल जाती है। कहाँ पर? इटावा में। अब ये कौन कौन से राज्य में प्रवाहित होती है? तो ये मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश इसका अपवाह क्षेत्र है। इसकी जो दाहिनी तरफ से सहायक नदियां हैं वो पार्वती, कालीसिंध और शिप्रा, ये 3 नदियां चंबल की सहायक नदियां हैं जो कि दाहिनी तरफ से आकर चंबल में मिलती हैं। इसके बाद में बाईं तरफ से जो सहायक नदियां आकर मिलती हैं उनमें से 2 नदियां हैं, एक बनास और दूसरी मास। इसके बाद में प्रमुख इसमें बांध कौन कौन से बनाए हैं तो वो देख लीजिएगा, गांधी सागर, राणा प्रताप सागर, जवाहर सागर और कोटा बैराज, ये 4 बांध चंबल नदी के ऊपर बनाए गए हैं। इसके बाद में अगला प्रश्न आता है आपका कि बेतवा नदी कहाँ से निकलती है? तो जो बेतवा नदी का उद्गम क्षेत्र है वो भोपाल है, याद रखिएगा। भोपाल कहाँ पर है? तो ये मध्य प्रदेश में है, ये भी आप याद रख सकते हैं। अगला प्रश्न है, बेतवा नदी के बारे में कुछ बातें आपको बताई गई हैं, जैसे कि पुराणों में इस नदी का नाम बेत्रावती बताया गया है। इसके बाद में इस नदी में प्रदूषण के कारण इसे मध्य प्रदेश की गंगा भी कहा जाता है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में गंगा बहुत ही ज़्यादा प्रदूषित है। इसी के कारण बेतवा नदी को एमपी की गंगा कहा जाता है। इसके बाद में हलाली, बीना, धसान, जामनी नदियां बेतवा की प्रमुख सहायक नदियां हैं, ये भी आप याद रख सकते हैं। अगला पॉइंट आपको बताया गया है कि भालकुंड जलप्रपात सागर जिले में इसकी सहायक नदी बीना पर स्थित है। ठीक है, तो आप ये भी याद रखिएगा, जो ये बीना नदी है, बीना नदी पर सागर जिले में, सागर ये एमपी का एक जिला है, वहाँ पर भालकुंड जलप्रपात स्थित है, याद रखिएगा। इसके बाद में बेतवा में कौन कौन से बांध बनाए गए हैं तो ये आप देख सकते हैं, माता टीला बांध, परीक्षा बांध और सम्राट अशोक सागर बांध, ये 3 बांध बेतवा नदी पर बनाए गए हैं, ये भी आप याद रख सकते हैं। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि बेतवा नदी यमुना में कहाँ मिलती है? क्योंकि ये यमुना की भी सहायक नदी है, तो आप बताइएगा कि ये हमीरपुर जिले में बेतवा नदी यमुना से आकर मिल जाती है। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध स्थान सांची किस नदी के किनारे पर स्थित है? ये भी बेतवा नदी के किनारे पर ही स्थित है। अब आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि सांची किस लिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है, कोसी नदी का उद्गम क्षेत्र है कहाँ पर है? तो ये इसका विकल्प सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। गोसाई धाम नेपाल इसका उद्गम क्षेत्र है, किसका? कोसी नदी का। कोसी नदी गंगा में कहाँ पर आकर मिलती है? तो कोसी नदी जो गंगा में मिलती है वो कहाँ पर मिलती है? तो ये मिलती है बिहार के कटिहार जिले में, यानी कटिहार जिला जो है वो बिहार का एक जिला है, वहीं पर कोसी नदी जो है वो गंगा से मिलती है। ठीक है, अगला पॉइंट आपको बताया गया है कि कोसी को बिहार का शोक क्यों कहा जाता है। आपने पढ़ा होगा कि बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है, बंगाल का शोक किस नदी को कहा जाता है। तो यहाँ पर बात की गई है कोसी नदी को बिहार का शोक कहा किस लिए जाता है। तो इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस नदी में आने वाली बाढ़ से हर साल इस क्षेत्र में काफ़ी नुकसान होता है। कोसी नदी को इसकी 7 सहायक नदियों के नाम से भी जाना जाता है। और कोसी नदी की प्रमुख सहायक नदियाँ हैं कौन कौन सी? तो आप बताइएगा, तमोर नदी, अरुण नदी, सूर्य नदी, कोसी नदी, तमाकोसी नदी और लिच्छुकोला नदी। ठीक है, इसकी कोसी की सहायक नदियां जरूर याद कर लीजिएगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि दामोदर नदी का उद्गम क्षेत्र है कौन सा है? तो दामोदर नदी का जो उद्गम क्षेत्र है वो नागपुर पठार है। छोटा नागपुर पठार से दामोदर नदी निकलती है और इसे बंगाल का शोक भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, दामोदर नदी पर 4 बांध बनाए गए हैं, कौन कौन से? बराकर नदी पर तिलैया बांध, कोनार बांध, मैथन बांध और पंचत पहाड़ी बांध, ये जो 4 बांध बनाए गए हैं वो कहाँ पर बनाए गए हैं? दामोदर नदी पर। अगला प्रश्न है, दामोदर नदी किसकी सहायक नदी है? तो दामोदर नदी आगे चलकर
हुगली नदी में मिल जाती है, यानी हुगली नदी में अपना जल गिराती है, तो ये हुगली नदी की सहायक नदी है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, बंगाल का अभिशाप किस नदी को कहा जाता है? तो बंगाल के अभिशाप की अगर हम बात करें तो इसे दामोदर नदी को कहा जाता है। ठीक है, जैसे कोसी नदी बिहार के लिए अभिशाप है, उसी तरह दामोदर नदी बंगाल के लिए अभिशाप है। अगला प्रश्न है, किस नदी को जैव मरुस्थल के नाम से भी जाना जाता है? तो यही आपकी दामोदर नदी है, विकल्प सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, गंगा नदी की एकमात्र सहायक नदी जिसका उद्गम मैदान में होता है, तो कौन सी ऐसी नदी है जिसका उद्गम मैदान में होता है? तो आप बताइएगा कि ये जो गोमती नदी है इसका उद्गम मैदानी क्षेत्र से होता है। कहाँ से होता है? फुलर झील से होता है, पीलीभीत के पास में। अगला प्रश्न है, सोन नदी का उद्गम क्षेत्र कहाँ है, यानी कहाँ से सोन नदी निकलती है? तो ये अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलती है, विकल्प बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सोन नदी और यमुना नदी के बीच में जल विभाजक का कार्य कौन सी पहाड़ियाँ करती हैं? तो सोन नदी और यमुना नदी के बीच में जो जल विभाजक का काम करती हैं वो कौन सी पहाड़ियाँ करती हैं? तो आप बताइएगा कि कैमूर की पहाड़ियाँ करती हैं जल विभाजक का काम। किसके बीच में करती हैं? तो सोन और यमुना नदी के बीच में करती हैं। अगला प्रश्न है, गंगा की कौन सी सहायक नदी गंगा से बाएं तट से मिलती है? तो गंगा की जो सहायक नदी है कौन सी है जो कि बाएं तट से मिलती है? तो बाएं तट से गोमती, गंडक, घाघरा, कोसी सभी मिलती हैं। घाघरा, गंडक, गोमती, कोसी ये चारों नदियां बाएं तट से मिलती हैं, यानी इसका विकल्प डी उपरोक्त सभी राइट आंसर हो जाएगा। ये देखिए यहाँ पर आपका उद्गम बनाया गया है, ये आप देख सकते हैं कि ये आपकी गंगा नदी है ये आपकी, और इसके ये देखिए ये सहायक नदियां हैं। इसमें कौन कौन सी हैं? तो रामगंगा है, गोमती है, घाघरा है, गंडक है, कोसी है, और ये आपकी एक महानंदा है। ठीक है, और महानंदा जो है ये आपकी गंगा नदी में मिलने वाली अंतिम इसकी सहायक नदी है, ये भी याद रखिएगा। अब यहाँ आप देख सकते हैं कि अगर इसके दाहिने तट की बात करें तो दाहिने तट में प्रयागराज में यमुना मिलती है, फिर टोंस मिलती है, फिर सोन मिलती है, हुगली भी मिलती है, ये वितरिका बन जाती है हुगली इसकी। इस तरह से आप इस मैप से भी देख सकते हैं। अगला प्रश्न है, गंगा नदी से दाएं तट से मिलने वाली नदियाँ कौन कौन सी हैं? तो यमुना, सोन, टोंस, यानी विकल्प डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, गंगा नदी में बाएं तट से मिलने वाली नदियों का सही क्रम क्या है? तो जो गंगा नदी में नदियां मिलती हैं उसका सही क्रम गोमती, गंडक, घाघरा, कोसी है। इसके आगे आप रामगंगा भी लिख सकते हैं। रामगंगा जो मिलती है वो कन्नौज के पास से गंगा में मिलती है, गोमती लखनऊ के पास से मिलती है। इस तरह से आगे बढ़ती चली जाती हैं। अगला प्रश्न है, गंगा नदी के तट पर बसा सबसे बड़ा शहर कौन सा है? तो ये कानपुर है, जो कि गंगा नदी पर बसा हुआ सबसे बड़ा शहर है। अगला प्रश्न है, गंगा नदी का प्रवाह क्रम है, यानी कहाँ कहाँ से बहती है? तो सबसे पहले उत्तराखंड आएगा, फिर उत्तर प्रदेश, फिर बिहार, और इसके बाद में पश्चिम बंगाल आएगा। तो विकल्प बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ब्रह्मपुत्र नदी किस देश से होकर बहती है? तो तिब्बत से निकलती है, तिब्बत से भारत आती है, और भारत से बांग्लादेश आती है, यानी उपरोक्त सभी से होकर बहती है, यानी तिब्बत, भारत और बांग्लादेश ब्रह्मपुत्र नदी का अपवाह क्षेत्र है। ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में किस नाम से जाना जाता है? तो ब्रह्मपुत्र नदी को जो तिब्बत में जाना जाता है वो यारलुंग भी कहते हैं, जांगबो भी कहते हैं, और सांगपो भी कहते हैं, यानी विकल्प डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जमुना के नाम से किस नदी को जाना जाता है? तो किस नदी को जमुना के नाम से जाना जाता है? तो ब्रह्मपुत्र को जमुना के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है, गंगा और ब्रह्मपुत्र का संयुक्त मेल क्या कहलाता है? तो गंगा और ब्रह्मपुत्र का जो संयुक्त मेल है वो क्या कहलाता है? उसे कहते हैं मेघना। बांग्लादेश में प्रवेश के बाद में गंगा ब्रह्मपुत्र धार्मिक जमुना भी कहा जाता है, यानी जमुना भी कहते हैं, और मेघना नदियां मिलकर भैरब बाजार बांग्लादेश के पास मेघना नदी बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। ये पॉइंट आप याद रख सकते हैं।
अगला प्रश्न है, ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियां हैं। ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियां कौन कौन सी हैं? तो तीस्ता भी है, कामेंग है, सुबनसिरी है, बराक है, कपिली है, मानस है, दिबांग है, कमेंग है, लोहित है। ये सभी ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियां हैं। इस हिसाब से आपका विकल्प डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ब्रह्मपुत्र में दाईं तरफ से मिलने वाली नदियां हैं। कौन कौन सी नदियां हैं जो ब्रह्मपुत्र में दाईं तरफ से मिलती हैं? तो ये दायां बायां करके भी बहुत क्वेश्चन बनती हैं, तो इस तरह से भी आप याद रखिएगा कि ब्रह्मपुत्र में दाईं तरफ से कौन कौन सी नदियां मिलती हैं। तो जो दाईं तरफ से मिलती है वो तीस्ता भी मिलती है, और वो सुबनसिरी भी मिलती है, कमेंग भी मिलती है, मानस भी मिलती है, दिबांग भी है, तीस्ता भी है। यानी उपरोक्त सभी नदियां जो हैं वो दाईं तरफ से ब्रह्मपुत्र नदी में मिलती हैं। विकल्प डी आपका सही हो जाएगा। ये आप नदियां याद ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि हो सकता है यहाँ पर आपको 6 नदियाँ दी गई हैं, वहाँ पर एक ही नदी पूछ ली जाए, इसलिए आप 6 नदियाँ याद कर लीजिएगा कि ब्रह्मपुत्र में दाईं तरफ से इन 6 नदियाँ मिलती हैं। अगला प्रश्न है, ब्रह्मपुत्र नदी में बाईं तरफ से मिलने वाली सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं? तो लोहित, बराक, दिबांग, ये तीनों नदियाँ ब्रह्मपुत्र में बाईं तरफ से मिलती हैं। 6 दाहिनी तरफ से मिलती हैं और 3 बाईं तरफ से मिलती है। अगला प्रश्न है, तीस्ता नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तो जो तीस्ता नदी का उद्गम होता है वो कहाँ से होता है? वो होता है आपका सिक्किम में। सिक्किम में इसका उद्गम क्षेत्र है। अब तीस्ता नदी के विषय में हम कुछ देख लेते हैं कि इसका उद्गम क्षेत्र चोलुमु झील से होता है और इसे सोलोमो झील भी कहा जाता है। तीस्ता ब्रह्मपुत्र की एक सहायक नदियों में से एक है। अभी आपने पढ़ा भी है कि जो तीस्ता है वो ब्रह्मपुत्र में दाहिनी तरफ से आकर मिलती है और यह सिक्किम और पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश राज्यों से होकर बहती है। यानी इसके अपवाद क्षेत्र की अगर बात की जाए तो ये सिक्किम, पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश, ये इसका अपवाद क्षेत्र है और ये नदी बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। बराक नदी का उद्गम क्षेत्र है कौन सा है? तो बराक नदी का जो उद्गम क्षेत्र है वो मणिपुर की पहाड़ियों से इसका उद्गम होता है। विकल्प बी आपका इस हिसाब से बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों, आज की क्लास में इतने ही प्रश्नों को शामिल किया गया है। अगली क्लास में हम भारत की कुछ महत्वपूर्ण नदियों के विषय में और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को लेकर आएंगे। तब तक के लिए आप सभी विद्यार्थियों का बहुत बहुत धन्यवाद।